आज हम लोग प्राइमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग या प्राइमेटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर शुरू करेंगे। यह हमारा सब टॉपिक है। क्या कर रहे हो? कोई बच्चा कुछ पूछना चाह रहा है? सभी बच्चे अपना अपना कैमरा ऑन रखेंगे और माइक को ऑफ रखेंगे। कैमरा ऑन और माइक ऑफ। प्राइमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब इसके संदर्भ में पहले तो कुछ पंक्तियां लिखी गई है जो स्क्रीन पर तुम्हें दिखाई दे रहा है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज। सर कंप्यूटर में कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिली। प्राइमेटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर ऐसी कृषि को कहते हैं, ऐसी फार्मिंग को कहते हैं जो किसान अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, उदर की पूर्ति के लिए, पेट भरने के लिए अनाज की खेती करते हैं। किसकी खेती करते हैं? अनाज का, फूड ग्रेन का। समझ में बात आ गई? कोई पूछेगा प्राइमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या है? ऐसी कृषि जिसमें किसान अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए अनाज का उत्पादन करते हैं। दूसरी बात ध्यान देने की है इसमें, इस प्रकार की कृषि प्राचीन औजारों के द्वारा छोटे छोटे खेतों पर की जाती है। स्मॉल पैचेज ऑफ लैंड। खेत का आकार कैसा होगा? स्मॉल होगा, छोटा होगा। साथ ही साथ किसकी मदद से? तो जो प्राचीन औजार हैं, प्राचीन टूल्स हैं, जैसे ओयो होता है, डाओ होता है, जमीन के खोदने वाला डिगिंग स्टिक होती है। और किसके बदौलत खेती करते हैं? तो फैमिली, अपने परिवार के सदस्यों के बदौलत ही यह खेती की जाती है। और दूसरा, और किस रूप में की जाती है? तो वहाँ कम्युनिटी लेबर के आधार पर। यदि आज सामुदायिक लेबर का क्या मतलब है? यदि बगल वाले के खेत में आज काम करना है तो दूसरे दिन सब लोग आके उनके यहाँ काम कर देते हैं, उस परिवार के भी। या कुछ खेत ऐसे होते हैं जहाँ पर सब कोई मिल करके खेती करते हैं। लेकिन क्या होगा? पहली बात ध्यान देना है कि ऐसी फसलों का उत्पादन करते हैं जो जिससे किसान की उदर पूर्ति होती है, उनका पेट भरता है। नंबर 1। नंबर 2, इस प्रकार की कृषि में खेतों का आकार, प्लॉट का आकार छोटा होता है। तीसरी बात, प्राचीन औजार, जो पहले का औजार है, जैसे डाओ है, डिगिंग स्टिक है, जमीन के अंदर खोदने वाला होता है, और फैमिली के मेंबर के बलबूते पर इस प्रकार की खेती की जाती है। चौथी बात याद रखना है, या तीसरी या चौथी जो भी हो, इन बात को क्या याद रखनी है? और मॉनसून पर पूरी तरह से डिपेंडेंट। वर्षा होगी, भगवान इंद्र की कृपा होगी, वर्षा होगी तो खेती होगी, वर्षा नहीं होगी तो खेती नहीं होगी। जहाँ तक फर्टिलाइजर की बात है, तो नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, मतलब पहले से जमीन में फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है,
जमीन ही यदि उपजाऊ है तो वहां फसल अच्छी होगी, और यदि जमीन ही उपजाऊ नहीं है तो फसल नहीं होगी। तो इस तरह का यह कंडीशन रहती है प्राइमेटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर या प्राइमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। अब देखो बेटा, हम तुमको स्क्रीन पर कुछ दिखाई पड़ रही है? यस सर। ये क्या कर ये क्या कर रहे हैं बेटा? फसलों में आग लग गई। आग लग गई है? किसमें? फसलों में। फसलों में। फसल तो उगी भी नहीं। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही आपकी। नहीं दिखाई? अब दिखाई दे रही है? हिल पे आग लग गई। हिल नहीं है बेटा, देखो जहां पर जंगल है, वेरी गुड, जंगल चारों तरफ है, बीच में क्या लग रहा है तुमको? बीच में आग लगी हुई है। इस तरफ भी राइट साइड में भी जंगल तुमको दिखाई पड़ रहा है और बीच में आग लगी हुई है, ऐसा दिखाई पड़ता है ना? ऐसा होने के बाद एक नीचे राइट कॉर्नर पर अलग से तुम देख रहे हो कि यह सब जल के खाक हो गया है, राख हो गया है ना, और कुछ बाकी है। ऐसा देखो, ऐसा इस चित्र दिखाने का मेरा मतलब है कि अब जो प्राइमेटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो किया जाता था, तो पहले सभी जगह जंगल ही जंगल हुआ करते थे। तो जहां पर पेड़ों की संख्या, जंगल में ही जहां पर पेड़ों की संख्या कम होती थी, पेड़ों को काट दिया जाता था और उसका जो रूट होता था उसको डाव से, फावड़ा से बाहर निकाला जाता था और सुखाने के बाद उसमें आग लगा दी जाती थी, वह जलकर राख हो जाता था। तब वह खेत या फार्म तैयार हो जाता था, छोटा प्लॉट तैयार हो गया और तब उसमें खेती करते थे। तो जो उसमें क्या हुआ, 1 साल 2 साल 3 साल खेती किया, 3 वर्ष तक, 4 वर्ष तक, यानी 3-4 वर्ष तक वह तब तक खेती करते रहता था कि फसल लगाने के बाद यदि अच्छी फसल हो रही है तब तो ठीक है, और नई फसल होती थी तो किसान क्या करता था, उस स्थान को छोड़ करके फिर दूसरी जगह जहां जंगल में पेड़ों की संख्या कम होती थी तो दूसरी जगह खेत फिर बना लेता था, फार्म बना लेता था, अब खेती वहां करता था। तो इसमें क्या है, हम क्या देखते हैं, एक जगह से किसान दूसरी जगह चला जाता है। क्यों चला जाता है? जो जमीन में लैंड की जो नेचुरल फर्टिलिटी है, एक बार 2 बार फसल उगाने के बाद वह फर्टिलिटी कम होने लगती है। तो जब फसल का उत्पादन ही नहीं होगा, अच्छे पौधे नहीं उगेंगे, तो किसान क्या करेगा, दूसरी जगह उस तरह का खेत बना लेता था और सेम प्रोसेस अडॉप्ट करता था। जो प्रोसेस यही किया, जंगल को काटा, पेड़ को, उसको क्या मूसलाजर को निकाला, उसको जलाया। तो इसीलिए इस कृषि का नाम प्राइमेटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है, इसमें एक जगह से किसान दूसरी जगह भी शिफ्ट करके चले जाते हैं, इसीलिए इसका नाम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी है। सबको समझ आ रहा है बेटा? अब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इस एग्रीकल्चर में हम सर आता है खरपतवार और उस लकड़ी को, इसके लिए से दूसरा नाम इसका बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर भी है। 2 नाम हो गया, एक तो हो गया शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और दूसरा नाम हो गया बर्न एंड स्लैश, यानी झूमिंग, क्या नाम उसको बोले, पहले शिफ्टिंग फार्मिंग और इसी को बर्न एंड स्लैश फार्मिंग भी कहते हैं। 2 नाम से परिचित हो गया। अब देखो, भारत इस तरह का, जिस तरह के जलाने का काम, जंगल को साफ करने का काम विश्व के दूसरे देशों में भी होता है। समझ रहे हो बेटा? तो दूसरे देशों में भी होता है, तो इसका दूसरे देशों में अलग अलग नाम है।
कहीं होयो कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो वह तो क्लास 10th में जब आओगे तो उसको डिटेल में हम बताएंगे कि किस देश में उसका क्या नाम है। अपने देश में जो प्राइमेटिव एग्रीकल्चर है उसमें बता दिए, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर का एक हो गया, और दूसरा है नोमेडिक हर्डिंग। नोमेडिक हर्डिंग हम बाद में बताएंगे। शिफ्टिंग तुमको समझ में बात आ गया, उसी में बता दिए। अब जो है शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में भी क्या होता है, कौन कौन क्रॉप उगाए जाते हैं, इसकी चर्चा नहीं किया। तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में मेज भी उगाते हैं, पोटैटो उगाते हैं, कसावा उगाते हैं, यह सब उसका फसल है। और धीरे धीरे जो छोटी मोटी जैसे सब्जी वगैरह के अन्य पोटैटो के अतिरिक्त जो अन्य सब्जी की भी खेती होगी वो सब भी करते हैं। ये बात बता दिया मैंने। क्या बताया बेटा? प्राइमेटिव सबसिस्टेंस में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, उसी का दूसरा नाम बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर है। कौन कौन फसल उगाते हैं यह भी बता दिया। उसके लिए प्लॉट कैसा होना चाहिए, हाँ प्लॉट कैसा होना चाहिए, कौन कौन लोग उस पर खेती करते हैं, इन सारी की चर्चा मैंने कर दिया। अब मैं आगे बढ़ता हूं जिसमें झूमिंग एग्रीकल्चर। जो कहता भारत के कुछ हिस्सों में जो बर्न एंड स्लैश और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जिसको कहते हैं, उसका दूसरा नाम झूमिंग एग्रीकल्चर भी है वही चीज, सेम प्रोसेस। यही भी यहाँ इसमें भी देखो बेटा, क्या कर रहे हैं, जला दिया, बर्न कर रहा है किसको, जो पेड़ के तने काटे थे उसका स्टेम को, और फिर जो मूसलाधार है जो जमीन के अंदर होता है उसको भी निकाल के उसको जला रहा है, प्लॉट बना रहा है, खेत बना रहा है। और तो इस तरह का भारत में के विभिन्न हिस्सों में इस तरह की अभी भी प्रैक्टिस हो रही है जहां पर पॉपुलेशन कम है। झूमिंग एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर। तो मैंने कहा पहले बेटा दो नाम था और तीसरा नाम झूमिंग एग्रीकल्चर। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में, बस्तर के इलाके में झूमिंग एग्रीकल्चर का ही दूसरा नाम है, तीसरा नाम है, चौथा नाम है, यानी इसके विभिन्न नाम हैं। क्लास 10th में जाओगे तो इसको डिटेल में तुमको भारत के जो विभिन्न नाम हैं और विश्व स्तर पर इस एग्रीकल्चर को और कौन कौन नाम से हम जाने जाते हैं वह सब पढ़ना। लेकिन अभी तुमको कम से कम 3 नाम याद रखना पड़ेगा प्राइमेटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में, शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर और झूमिंग एग्रीकल्चर। ये तीनों में से कोई वर्ड यदि क्वेश्चन में रहता है तो तीनों का आंसर एक ही लिखना है बेटा, है ना। अब नेक्स्ट आ जाओ, नोमेडिक हर्डिंग। पीछे एक शब्द था नोमेडिक हर्डिंग। अभी क्या कर रहा है बेटा ये लोग, इसमें एक आदमी को खड़ा देख रहा है, कि कौन से जानवर तुमको दिखाई दे रहे हैं? शिप गोट सर सर, भेड़ बकरी बकरियां। बकरी भेड़ और बकरी है, बकरियां। हाँ बकरियां। तो ये लोग क्या करते हैं, भेड़ और बकरी चराते हैं। नोमेडिक हर्डिंग, इन लोगों का कोई घर बना के एक जगह नहीं रहते, तो क्या करते हैं, चालवासी कहते हैं, चालवासी पशु चारण, चल, और उसी से बना है चलवासी। नहीं कहता है चल, चल मतलब चलना। ये लोग चलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। जम्मू कश्मीर अपने देश में भी कई राज्य हैं, राजस्थान का भी कुछ इलाका है, नॉर्थ ईस्ट का भी कुछ इलाका है, जम्मू कश्मीर का इलाका है, हिमाचल का इलाका है। इन इलाकों में ये क्या करते हैं, ये भेड़ चरवाहे और पशु के चरवाहे, ये चलवासी पशु वाले क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू सीजन, क्लाइमेटिक टेरेन जो है उसके अनुसार यह क्या करते हैं, अपना स्थान बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का इलाका है बेटा, जब बर्फबारी अधिक होने लगती है, रेन
हिमपात अधिक होता है, स्नोफॉल अधिक होता है। जम्मू कश्मीर जब कभी भी हो सकता है कुछ बच्चे जिसके फादर आर्मी में गए रहते हों और जम्मू कश्मीर के इलाके में, श्रीनगर के इलाके में पोस्टेड हों, तो उनके अपने बच्चों को दिखाने ले गए होंगे। मैं भी बचपन में जब सुना था, तुम लोगों की तरह बच्चा था, तो सुनते थे कि गुलमर्ग, क्रीनमर्ग, सोनमर्ग, यह सब बहुत बढ़िया जगह है, बहुत अच्छी जगह है कश्मीर में। लेकिन जब मैं वहाँ 79 में पहली बार गया अपने शिक्षकों के साथ, अपने दोस्तों के साथ घूमने, तो लगा कि मर्ग का मतलब होता है चारागाह। मर्ग का क्या मतलब होता है? चारागाह। तो ये लोग क्या करते हैं, पर्वतीय क्षेत्र के ऊपरी ढलान पर चारों तरफ पर्वत रहता है, बीच में क्या है, जगह थोड़ी सी खाली है, तो वहां पर पशु चरवाहे, भेड़ बकरी, ये लोग चराने वाले लोग गर्मी के समय में ऊपर ढलान पर चढ़ जाते हैं, वहीं पशु को चराते हैं। और फिर जब गर्मी खत्म हो जाता है, अत्यधिक हिमपात होने लगता है, तो ठंड में भेड़ बकरी लेके वहां कैसे रहेंगे, वो नीचे उतर के चले आते हैं। तो मौसम के अनुसार ये अपना स्थान बदलते रहते हैं, इसीलिए इसका नाम ही है चलवासी। अब अपने यहाँ देखो, पंजाब के इलाके में क्या होता है, राजस्थान के कुछ इलाके के इस तरह के पशुपालक अपने साथ भेड़ और बकरियों को लेकर पंजाब के इलाके में चले जाते हैं, जिस समय जिस समय फसल लगी हुई वहां नहीं होती है। और फिर क्या करते हैं, जब वहां फसल लग जाती है तो अपने भेड़ और बकरियों और पशुओं के साथ वो क्या करते हैं, फिर अपने इलाके में लौट आते हैं। तो इस तरह का जो पशुओं के साथ विचरण करते रहते हैं लोग, इसको चाल, और इस तरह की जो हर्डिंग होती है उसको कहते हैं, जो भेड़ केवल भेड़ पालते हैं तो उसको बोलते हैं शिप रेयरिंग, बकरी पालते हैं तो गोट रेयरिंग, है ना। तो इस तरह से ये रेयरिंग करते हैं। और ये जो पूरा शब्द है वह है नोमेडिक हर्डिंग, चलवासी पशु चारण, ये पशु को चराते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखना बेटा, एक चीज हम बहुत कर रहे हैं, क्लाइमेटिक टेरेन, है ना, मौसम के अनुसार ही यह होता है। अत्यधिक वर्षा हो जाएगी उस क्षेत्र में नहीं हो सकता, वहां घास फूस सब खत्म हो जाता है। अत्यधिक वर्षा में बिल्कुल अकाल पड़ गया, वो इलाका में भी नहीं होगा। तो क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह यह जाते रहते हैं। अब देखो बेटा, नोमेडिक हर्डिंग के बारे में, इस तरह का जो लोग हैं वह घूमते रहते हैं। किस तरह, किसी बात को मैंने लिखा है, दिस टाइप ऑफ फार्मिंग herdsmen move from place to place with their animals of fodder and water along defined routes। यह नहीं बेटा कि किसी रूट से वो चले जाएंगे, उनको मालूम है जो पिछली साल जिस रूट से गया था उस रूट में हमको चारा अधिक मिलता है तो हम उसी रूट से जाएंगे, उसको पहले से वह रूट डिफाइन रहता है जो मूवमेंट करते हैं वो। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट अरेज in response of climatic constraints and terrain। शिप, कैमल, याक, गोट, देखो बेटा विभिन्न हिस्सा जो है, शिप जो है और गोट जो है करीब करीब हर इलाके में है, लेकिन कैमल और याक स्पेसिफिक इलाके में होते हैं। जिस इलाके में शिप गोट होंगे उसी इलाके में, कैमल के वाले इलाके में भी शिप गोट हो सकते हैं। जिस इलाके में याक होगा वहां भी शिप गोट होते ही होते हैं, लेकिन जिस इलाके में शिप गोट होंगे वहां कैमल का होना कोई जरूरी नहीं है। एग्जाम्पल के लिए, राजस्थान के कुछ इलाके में जहां शिप और गोट पाले जाते हैं वहां कैमल भी है, और जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कुछ इलाके में जहां शिप गोट है वहां कैमल नहीं है।
वहाँ क्या है, कुछ जगहों पर याक है। जैसे हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, कैपिटल सिटी है। यदि हिमाचल प्रदेश कैपिटल सिटी में तुम जाओ तो वहाँ एक बहुत ही मनोरम जगह है जो कहलाता है ग्रीन वैली। ग्रीन वैली में यदि तुम देखने जाते हो तो ग्रीन वैली में याक लेकर के, याक को सजा दिया जाता है, सजाया रहता है, उसको कपड़ा उपड़ा सब उड़ा करके अच्छा वाला। और जो ही खास करके तुम्हारे साइज के जो बच्चे जाते हैं उससे तो और पैसा ठगना चाहते हैं, वो तुरंत तुमको टोपी पहना देंगे जो उधर का ड्रेस है, कहेगा आओ इस पर चढ़ाते हैं याक पर। एक बार घुमा देगा, 50 रुपया लेता है। पहले 10 रुपया लेता था, अब तो ज़्यादा लेता होगा। छोटे बच्चे को 50 नहीं तो बड़े जैसे उसके साथ चलते हैं तो 50 से कम वो बात ही नहीं करता है। तो वहां तुमको याक दिखाई पड़ेगा, समझ रहे हो ना। याक है वहां, लेकिन कैमल दिखाई नहीं पड़ेंगे, लेकिन शिप और गोट तुमको निश्चित रूप से वहां भी दिखाई पड़ेंगे। सर हाँ सर है ना, रुचिता जोशी को ज्वाइन कर लो। अच्छा ठीक है, कर लेता हूँ, उसको कहो भेजने। तो वहां जो है ना, तो आप तुमको दिखाई पड़ेगा। अब देखो, अब ये जो शिप गोट ये लोग क्या करते हैं, तो दे प्रोवाइड मिल्क। कुछ जानवर ऐसे हैं जो हमको मिल्क प्रोवाइड करते हैं, कुछ उनको सामान ढोने के काम में आते हैं, कुछ से हम मीट प्राप्त करते हैं। जैसे भेड़, भेड़ से क्या करते हैं बेटा, भेड़ से हम दो तरह से हमको फायदेमंद है। एक तो भेड़ से हम ऊन निकालते हैं, और दूसरा क्या करते हैं, उससे हम मांस प्राप्त करते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ की जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा केवल मांस का होता है। जैसे न्यूजीलैंड है, न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में द्वीप है, जहाँ के क्रिकेट प्लेयर बहुत अच्छे होते हैं। नाम तुम लोगों ने जरूर सुना होगा न्यूजीलैंड का। तो न्यूजीलैंड वो नाम इसीलिए से, वैसे तुम जानो नहीं जानो, लेकिन क्रिकेट के प्लेयर अच्छे होते हैं, उसके प्लेयर भी यहाँ आते रहते हैं, यहाँ के लोग भी जाते रहते हैं। तुम लोग खेल देखने में जरूर है, नाम सुना होगा। और नाम सुने तो वहाँ के न्यूजीलैंड में भेड़ बहुत पाले जाते हैं, और न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा भेड़ मांस का भी उसमें कंट्रीब्यूशन है। और साथ ही साथ उसका क्या करते हैं, वह भी है ऊल भी से भी उससे जो ऊन निकालते हैं, ऊल निकालते हैं, ऊल निकाल करके हम उसको बेचते हैं, वहाँ के लोग बेचते हैं, फिर उससे पैसा करता है। दूसरा है कि हाइड, हाइड का मतलब होता है चमड़ा। अब उसके क्या करते हैं, जो उसके चमड़ा भी होते हैं बेटा, चमड़ा क्या करते हैं, कुछ पशु से उसका चमड़ा भी निकालते हैं, हाइड, और उसको क्या होते हैं, बाजार में बेचते हैं। उसके विविध उपयोग होते हैं, चप्पल बनाते हैं, जूते बनाते हैं, और बहुत तरह के काम उसके होते हैं। दूसरे लेदर इंडस्ट्री, बहुत सारे लेदर इंडस्ट्री है जो पशुओं के चमड़े पर चलता है। बहुत सारे परिवार है वहाँ जो इस उद्योग धंधा में लगा हुआ है। इट इज प्रैक्टिस्ड इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन ऑफ द सहारा। अब कहता विश्व स्तर पर यदि हम देखते हैं तो सहारा में जो स्थल है वहाँ भी इस तरह के नोमैडिक हर्डिंग का काम होता है। सेंट्रल एशिया में लोग करते हैं, सम पार्ट ऑफ इंडिया। भारत का तो मैंने बता ही दिया कि जम्मू कश्मीर का इलाका है, हाँ, राजस्थान का इलाका है, नॉर्थ ईस्ट का इलाका है।